नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। हम लोग टॉपिक रनिंग में था बच्चों लोगों का मांग की लोच को मापने की विधियां, और प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर मैं आपको प्रतिशत विधि और आनुपातिक विधि कंप्लीट करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो मेथड नहीं पढ़े आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़िए। और आज हम तीसरी विधि स्टार्ट करें जिसे बिंदु लोच विधि के नाम से जाना जाता है और इसे पॉइंट इलास्टिक मेथड कहा जाता है। देखिए बच्चों, डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बिंदु लोच विधि की सहायता से मांग की लोच ज्ञात की जाती है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहली बात है, बिंदु लोच विधि के प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल कहलाते हैं और बिंदु लोच विधि को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। वो 2 अन्य नाम कौन कौन से हैं? रेखागणितीय विधि और ज्यामितीय विधि। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे बिंदु लोच विधि जिसे पॉइंट इलास्टिक मेथड इंग्लिश में कहा जाता है। इसके प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल हैं और 2 अन्य नामों से जाना जाता है, जिसमें पहला नाम है रेखागणितीय विधि या फिर आप बोल सकते हैं इसको ज्यामितीय विधि। अब देखते हैं बच्चों किस तरीके से बिंदु लोच विधि से मांग की लोच ज्ञात की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके उपयोग, यानी बिंदु लोच विधि का उपयोग कब किया जाता है मांग की लोच ज्ञात करने के लिए। बिंदु लोच विधि का उपयोग 2 कंडीशन में किया जाता है। पहली कंडीशन, अगर वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म या शून्य परिवर्तन हो तो मांग की लोच ज्ञात करने के लिए बिंदु लोच विधि का प्रयोग करेंगे। कीमत में सूक्ष्म या शून्य परिवर्तन, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, कीमत में अत्यंत सूक्ष्म या शून्य परिवर्तन होने पर, शून्य परिवर्तन होने पर, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर मांग रेखा के किसी बिंदु विशेष पर मांग की लोच ज्ञात करनी हो। अब बच्चों पहले मांग रेखा का बिंदु विशेष का मतलब समझिएगा कि आपके पास मान लीजिए ये एक मांग रेखा है और इस मांग रेखा पर कोई से भी 3 बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। इन तीनों बिंदुओं में से जिस भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी होगी वो बिंदु कहलाएगा हमारे लिए बिंदु विशेष। उस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? बिंदु विशेष। तो जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है वो बिंदु विशेष कहलाएगा, यानी कि इस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए भी बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो सेकंड कंडीशन है, मांग रेखा के किसी बिंदु विशेष पर किसी बिंदु विशेष पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन में बिंदु लोच विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, हमें देखते हैं कि बिंदु लोच विधि से मांग की लोच ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। ईडी इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिंदु विशेष से नीचे का भाग, बिंदु विशेष से नीचे का भाग इज डिवाइडेड बाय बिंदु विशेष से ऊपर का भाग। कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु पर आपको मांग की लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु से मांग रेखा का नीचे का भाग डिवाइडेड बाय उसी बिंदु से मांग रेखा का ऊपर का भाग। ये बिंदु लोच विधि से मांग की लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। लेकिन बच्चों, बिंदु लोच विधि से 2 प्रकार से मांग की लोच ज्ञात की जाती है। आपने देखा होगा, या तो मांग रेखा सीधी इस तरीके से सरल रेखा के रूप में हो सकती है, या बच्चों जरूरी नहीं है मांग रेखा एक सीधी सरल रेखा के रूप में हो, मांग रेखा इस तरीके से वक्र के रूप में भी हो सकती है। तो जब मांग रेखा सीधी होगी तब अलग तरीके से ईडी कैलकुलेट की जाएगी, और जब मांग रेखा वक्र के रूप में होगी तब अलग तरीके से ईडी कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन दोनों कंडीशन में फॉर्मूला एक ही लगने वाला है, बिंदु विशेष से नीचे का भाग अपॉन बिंदु विशेष से ऊपर का भाग। और बिंदु विशेष वो बिंदु होगा जहां पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी? जब मांग रेखा सीधी हो, जब मांग रेखा सीधी हो। और दूसरी कंडीशन होती है मेरे बच्चों, जब मांग रेखा वक्र के रूप में हो, वक्र के रूप में हो। इन दोनों ही कंडीशन में अलग अलग तरीके से मांग की लोच ज्ञात की जाती है। बनाते हैं
देखिए बच्चों, जब मांग रेखा सीधी हो तो पहले मैंने एक डायग्राम बनाया जहाँ पर एक सीधी मांग रेखा ली है, ठीक है। और इस सीधी मांग रेखा को मैंने नाम दिया है D1 एंड D2 और 3 बिंदु लिए हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, जिन पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो ED ऑफ पॉइंट A, ED ऑफ पॉइंट A यानी A बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी, ED ऑफ पॉइंट B एंड ED ऑफ पॉइंट C, यानी इन तीनों ही बिंदु पर हमें मांग की लोच ज्ञात करनी है। अब फॉर्मूला क्या है बच्चों, बिंदु विशेष से नीचे का भाग, यानी इस बिंदु पर जब मांग की लोच ज्ञात करेंगे तो यहाँ से नीचे तक का भाग जहाँ पर मांग रेखा खत्म हो रही है, यानी A से लेकर D2 तक, डिवाइडेड बाई बिंदु विशेष से ऊपर का भाग, इसी बिंदु से वापस ऊपर का भाग जहाँ तक मांग रेखा प्रारंभ हो रही, तो A से लेकर D1 तक, यानी A बिंदु पर मांग की लोच हो गई AD2 अपॉन AD1। तो यहाँ पर AD2 अपॉन AD1, ये A बिंदु पर मांग की लोच हुई। B बिंदु पर याद करेंगे तो नीचे का भाग BD2, ऊपर का भाग BD1, यानी BD2 अपॉन BD1। और C बिंदु पर याद करेंगे बच्चों CD2 अपॉन CD1, तो CD2 अपॉन CD1। ये एक केस हुआ मांग की लोच ज्ञात करने का जब मांग रेखा सीधी हो। लेकिन अगर बच्चों मांग रेखा वक्र के रूप में हो तो कंडीशन यानी फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, लेकिन देखिए कैलकुलेशन का तरीका क्या रहने वाला है हम लोगों का। ये एक मांग वक्र है और इस पर दो बिंदु लेते हैं अपन, बिंदु A और बिंदु B, जिन्हें बिंदु विशेष कहा जाएगा और जिन पर मांग की लोच ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, अगर मांग रेखा वक्र के रूप में है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे, पहले जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचनी होगी। तो A बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करें तो A बिंदु को स्पर्श करते हुए एक रेखा खींचेंगे हम लोग, और इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जैसे वापस मैंने दिया D1 और D2। अब लगा दीजिए फॉर्मूला ED ऑफ पॉइंट A और A बिंदु पर मांग की लोच दर्शा दीजिए। क्या फॉर्मूला है, बिंदु विशेष से नीचे का भाग यानी AD2 अपॉन ऊपर का भाग AD1। तो A बिंदु पर मांग की लोच हो गई बच्चों AD2 अपॉन AD1, ये A बिंदु पर मांग की लोच हुई। B बिंदु पर जब मांग की लोच ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर मांग रेखा वक्र के रूप में, तो पहले B बिंदु को भी स्पर्श करते हुए रेखा खींचनी होगी, ठीक है। ये इसको कुछ भी नाम मेंशन कर दो आप, D3 और D4। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, बिंदु विशेष से नीचे का भाग अपॉन ऊपर का भाग, तो ED ऑफ पॉइंट A क्या हो जाएगा BD4 अपॉन BD3, BD4 अपॉन BD3। अब देखिए बच्चों, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिएगा मांग की लोच की 5 प्रकार की श्रेणियां होती है जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई गई थी। 5 प्रकार की श्रेणियां, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, समलोचदार जिसे इकाई के बराबर लोच कहा जाता है, अत्यधिक लोचदार जिसे लोचदार या इकाई से अधिक लोच कहा जाता है, और कम लोचदार जिसे बेलोचदार या इकाई से कम लोच भी कहा जाता है। एक मांग रेखा पर ये सारी ही लोच की श्रेणियां स्थित होती है। अब कैसे स्थित होती है इसका डिस्कस करते हैं हम लोग, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं बच्चों, पांचों मांग की लोच की श्रेणियां किस प्रकार से स्थित होती है। ये मांग रेखा इस पॉइंट पर y अक्ष को स्पर्श करती है और इस पॉइंट पर x अक्ष को स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा बच्चों, जहां पर मांग रेखा y अक्ष को स्पर्श करती है वहां पर मांग की लोच होती है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, जिसे आप ED अनंत से भी प्रदर्शित करते हो, यानी y अक्ष के स्पर्शी बिंदु पर पूर्णतया लोचदार ED अनंत, और x अक्ष के स्पर्शी बिंदु पर होता है पूर्णतया बेलोचदार। और बच्चों आप पूर्णतया बेलोचदार को बोलते हो ED 0। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई तरीके के एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलता है। y अक्ष के स्पर्शी बिंदु पर पूर्णतया लोचदार यानी ED अनंत, और x अक्ष के स्पर्शी बिंदु पर पूर्णतया बेलोचदार ED 0। और आपको पढ़ाया गया था कि पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार मांग की लोच की काल्पनिक स्थितियां कहलाती है। ऐसी लोच व्यवहारिक जीवन में कभी भी देखने के लिए नहीं पाई जाती है।
अगर मांग रेखा के मध्य में बात करें तो मांग रेखा के मध्य में मांग की लोच समलोचदार होती है, जिसे आप लोग इकाई के बराबर लोच यानी ED=1 भी बोलते हो। ठीक है। अब अगर अपन बात करें पूर्णतया लोचदार के नीचे और समलोचदार के ऊपर, तो यहाँ पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार, जिसे आप लोग केवल लोचदार भी बोल सकते हो, और इसको रिप्रदर्शित किया जाएगा ED=1। ठीक है। और समलोचदार के नीचे और पूर्णतया बेलोचदार के ऊपर मांग की लोच होती है बेलोचदार, जिसे आप लोग कम लोचदार भी बोल सकते हो, और इसको ED=1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये पांचों ही मांग की लोच की श्रेणियां एक ही मांग रेखा पर प्रदर्शित हो जाती है। एग्जाम में कई सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है y के स्पर्श बिंदु पर पूर्णतया लोचदार, x अक्ष से स्पर्श बिंदु पर पूर्णतया बेलोचदार, मध्य में समलोचदार यानी कि इकाई के बराबर, मध्य से ऊपर अत्यधिक लोचदार यानी इकाई से अधिक, और मध्य के नीचे बेलोचदार जिसे कम लोचदार या इकाई से कम लोच भी बोला जाता है। अब देखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, मांग फलन का गणितीय स्वरूप किस प्रकार का होता है। ठीक है। तो देखिए, मांग फलन का गणितीय रूप यानी मांग फलन का गणितीय रूप कैसा होता है, मांग फलन को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है गणितीय रूप में। तो बच्चों, मांग फलन यानी किस तरीके से व्यक्त करेंगे अपन, -BP/A-BP, जिस पर कई तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये थी बिंदु लोच विधि। अगर आपको इसी तरीके से PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे।